नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल परिंदे पर। मित्रों, क्या आप तैयार हैं बर्लिन की यात्रा पर चलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। बर्लिन एक माफ़ी मांगता शहर। एम्स्टर्डम से बर्लिन 7-8 घंटे का सफ़र था। सोते सोते बीता। जिस दंपति के साथ लिफ्ट मिली थी वह बेहद चुपचाप थे। गाड़ी में जिस दूसरी लड़की को लिफ्ट मिली थी वह भी काला चश्मा लगाकर सो गई थी। लगा सब पार्टी करके थके हुए हैं और वापस काम पर जाने से पहले नींद निकालना चाहते हैं। सफ़र बोझिल हो रहा था। फिर मेरी भी आंख लग गई। जब खुली तो हम बर्लिन से 3 घंटे दूर थे और चाय ब्रेक के लिए गाड़ी एक बड़े से हाईवे मोटल के सामने रोक दी गई थी। वहाँ भी अपने ही ढाबों की तरह दर्जनों बड़े बड़े ट्रक खड़े थे। लगता है ट्रकों के बगैर किसी देश का काम नहीं चलता। यूरोप में बाथरूम इस्तेमाल करने के 50 सेंट लगते हैं। एक टोकन मिलता है मशीन से 50 सेंट का। फिर उस टोकन से दरवाज़ा खुलता है और रसीद मिलती है। अगर आप उसी मोटर से चाय, कॉफ़ी आदि भी खरीदते हैं तो वह रसीद दिखाकर 50 सेंट रिफंड करा सकते हैं। आंखें मलते नींद से उबरते समय की धुंधली सी याद है उस मोटल की, केवल इतना कि वह बहुत बहुत बड़ा था। वहाँ सुपरमार्केट की तरह सामान लगा था। चाय, कॉफ़ी की मशीनें लगी हुई थी। मुझे महसूस हुआ कि यह है जर्मनी। यहाँ सब कुछ बेहद सलीके से था। मैंने अब तक जितना यूरोप देखा था यह उससे भी साफ था। यहाँ का एहसास कुछ अलग ही था। खिड़कियों और दरवाज़ों के शीशे तो मानो रोज ही चमकाए जाते होंगे। बाथरूम इतना आधुनिक कि लगा शायद स्पेसशिप में ऐसे ही बाथरूम होते हों। टॉयलेट अपने आप फ्लश ही नहीं होती थी, उसकी सीट भी अपने आप साफ होती थी। पूरी सीट अपने आप घूम जाती थी और एक ऑटोमेटिक ब्रश उसे करीने से साफ कर देता। यह देख थोड़ी देर के लिए तो मेरा सर घूम गया। मैंने जर्मनी का पहला वीडियो बनाया भी तो टॉयलेट सीट का। खुद को रोक नहीं पाई। जर्मनी पहुंचकर गाड़ी वाले महाशय ने मुझे बीच शहर एक स्टेशन के पास छोड़ दिया। फ़ोन में बैटरी नहीं थी। शुक्र है कि होस्ट का नाम, पता और फ़ोन नंबर सब डायरी में लिखा हुआ था। फिर भी रास्ता तो ढूंढना था। साथ में न मैप था और न ही कहाँ हूँ इसका ज्ञान। ऊपर से जगहों के नाम ठीक ठीक बोलना इतना मुश्किल था कि पूछो मत। मुझे जाना था ऑस्लो, स्ट्रैप, रिटरलैंड, वेज। किस्मत से दूसरी लड़की, जिसने पूरे 8 घंटे के सफ़र में 2 शब्द भी न बोले थे, काफ़ी मददगार निकली। बहुत खूबसूरत थी वह और यह जानती भी थी। सो उसमें थोड़ा गुरूर ज़रूर था, लेकिन दिल की अच्छी थी। 2 साल से बर्लिन में पढ़ाई कर रही थी, पर थी स्विट्ज़रलैंड की। अब वेट्रेस का काम करते हुए साथ में कुछ और नौकरी ढूंढ रही थी। इन देशों में वेट्रेस होना या नैनी होना या किसी के घर में मेड होना मजबूरी या गरीबी से जुड़े काम नहीं है। सब लड़के लड़कियां नौकरी ढूंढते वक्त जेब खर्च के लिए ये सब काम किया करते हैं। एक तो ये काम आसानी से मिल जाते हैं, दूसरे दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने वाले नहीं होते। सबसे अच्छी बात यह है कि इन कामों को यहाँ नीचा नहीं समझा जाता और लोग इज्जत करते हैं। यूँ भी पढ़ाई के बाद एकदम से नौकरी ले लेने के बजाय 1-2 साल घूमने फिरने का कल्चर है यहाँ। कॉलेज के बाद सीधे घूमने निकलने को वनडेया कहते हैं। जब आप बिना पैसे के 1 से 3 साल तक दुनिया घूमते हैं, अनुभव बनाते हैं, दुनिया में जीना सीखते हैं, तभी आपको नौकरी मिलती है। यह आपके सीवी को और रिच बनाता है। उस सुंदर दयालु लड़की ने मुझे मेट्रो की डायरेक्शन बता दी और टिकट भी खरीदवा दी। 20 मिनट के मेट्रो सफ़र के बाद मुझे बस लेनी थी। वहाँ से पैदल 5 मिनट की दूरी पर था मेरे होस्ट का घर। जब ठिकाने तक पहुँचने की जल्दी थी, मेरा मन बहुत उदास हो चला था। वजह का कुछ कह नहीं सकती। एक तो बेहद लंबे और थकाऊ सफ़र का असर रहा होगा, दूसरे यह नया शहर इतना बड़ा और दिल्ली जैसा रूखा सा था। पीले मटमैले रंगों की इमारतों वाला, जहाँ छोटे शहरों जैसा अपनापन न था। तीसरे, होस्ट का घर तलाशने की परेशानी और ख़ास मुश्किल यह कि सुबह से चाय भी नहीं पी थी। मुमकिन है मन पर इन सब बातों का मिला जुला असर रहा हो। खैर, बस से उतरी तो उल्टी दिशा में घर ढूंढने निकल पड़ी। बालकनी में कुछ लड़के खड़े दिखे, तुर्की मालूम पड़े। वे मुझे घूरते हैं, फिर अपनी गलत दिशा का ज्ञान होता है तो मैं वापस मुड़ती हूँ।
वे कहीं खड़े हैं और मुझे उनका घूरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रास्ते में कुछ आदमी बैठकर शीशा पी रहे हैं और ताश जैसा कुछ खेल रहे हैं। मुझे डर जैसा कुछ लगता है। मैं अपना बैकपैक मजबूती से पकड़े उनकी तरफ ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती हूँ। मुझे लगता है वो मुझे देखकर कुछ कह रहे हैं। अपने बैकपैक की वजह से मैं टूरिस्ट तो दिखती हूँ, तुर्की औरत जैसी भी दिख सकती हूँ। तभी वे मुझे घूरे जा रहे हैं। गोरी लड़की अकेले भारत घूमे तो कम लोग घूरेंगे उसे, जितना कि एक भारतीय लड़की को अकेले घूमते देख। वह शायद मुझे अपना समझकर घूर रहे हैं। मुझे रोना आता है और स्नेहा के घर की याद भी आ रही है। कितना अच्छा होता जो वहीं रुक गई होती। उसने भी कितना कहा था, अब जाने मेरा होस्ट कैसा हो, कहीं तुर्की हुआ तो। इस इलाके में तो सब तुर्की नज़र आ रहे हैं। 2-3 औरतें बस स्कार्फ में नज़र आती हैं। या कहाँ आ गई मैं? वापस जाऊँ क्या? लेकिन इतना लंबा सफ़र है और बिना लिफ्ट के तो मुझे पता भी नहीं कैसे जाना है। यहाँ कोई होटल भी नज़र नहीं आता। बैग को टांगे टांगे वापस सिटी सेंटर जाने के लिए भी जान नहीं बची है। लोग तो घर भी आ गया। नीचे लोहे के ग्रिल जैसा दरवाज़ा है। बिल्डिंग के अंदर जाने का गेट यही है शायद। बाहर दीवार पर सब घरों के नंबर लिखे हैं। मैं 9 नंबर दबाती हूँ तो एक मुस्कुराती सी आवाज़ आती है। वह शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। एक्सेंट तो जर्मन ही मालूम पड़ता है। दरवाज़ा खुलता है और मैं अंदर दाखिल होती हूँ। शायद उन्होंने मुझे लिफ्ट लेने को कहा था, लेकिन मैं सीढ़ी ही चढ़ती हूँ। नंबर 9 था तो मुझे लगा दूसरे फ्लोर पर ही होगा, लेकिन यह तो चौथे फ्लोर पर मिला। अल्बर्ट मूलर नाम था मेरे होस्ट का। घर में दाखिल हुई तो जगह जगह विज्ञान से जुड़ी चीज़ें रखी हुई थी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पोस्टर टंगे थे। मैगजीन भी साइंस की, और तो और जो पेंटिंग्स लगी हुई थी वे भी सौरमंडल और वैज्ञानिकों के ही मतलब की थी। अल्बर्ट ने बताया कि घर में एक और गेस्ट रुका हुआ है और यह हॉल में फैला सामान उसी का है। यह जानकर मुझे थोड़ी और तसल्ली हुई कि घर में कोई और भी घुमक्कड़ है। उन्होंने कॉफ़ी के लिए पूछा और एक धुला तौलिया और साबुन शैम्पू देकर मुझे बाथरूम दिखाया। बताया कि मुझे बाहर सोफे पर सोना होगा और दूसरे गेस्ट के पास स्लीपिंग बैग है, वह उसमें सो जाएगा। उसी कमरे में उनका बड़ा सा कंप्यूटर भी रखा था। अल्बर्ट ने कहा कि मैं उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। उन्होंने कॉफ़ी बनाई और इसी बीच मैंने मुँह हाथ धोकर अपना सामान रचा लिया। कॉफ़ी पीते हुए मैं उनके प्रति एक अजीब आभार भाव से भर गई। एक अजनबी को उन्होंने अपने घर में सिर्फ जगह ही नहीं दी थी, दुनिया में अच्छाई पर उसका विश्वास भी और मजबूत किया था। अब मैं जैसे दोस्त के घर पर ही थी। जब अल्बर्ट को मैंने बताया कि मैं सिर्फ 2 दिन बर्लिन में रुकने वाली हूँ तो वे थोड़ा निराश हुए। उनके अनुसार 2 दिन में तो मैं बर्लिन का बी भी अच्छे से नहीं देख पाऊंगी। उन्होंने एक कागज़ पर पेंसिल से जगहों के नाम लिखने शुरू किए और बताया कि इनको देखे बिना शहर आना न आना बराबर है। मैंने उनको बताया कि मैं ज़्यादा चीज़ों को देखने में विश्वास नहीं रखती, बस जर्मनी के इतिहास में थोड़ी दिलचस्पी रखती हूँ और बाकी बस शहर में यूं ही चल फिर कर देखना चाहती हूँ। इस पर भी अल्बर्ट बोले कि 2 दिनों में तो वह भी नहीं हो पाएगा। उन्हें शहर से बेहद प्रेम जान पड़ता है। यह तो मैंने जर्मनी के लोगों की देशभक्ति के बारे में सुना था, लेकिन यह भक्ति कम प्रेम ज़्यादा लग रहा था। उन्होंने अपनी 60 साल की पूरी उम्र बर्लिन में बिताई है। शादी की, बच्चे पैदा किए, डाइवोर्स हुआ, बीवी दूसरे शहर में बस गई, बच्चे दूसरे शहरों में चले गए, लेकिन वे बर्लिन में ही बने रहे। बच्चों से उनका लगाव दिखता है। वे बताते हैं कि हर साल वे उनसे मिलने आते हैं, लेकिन इस साल माँ के पास गए हैं। अल्बर्ट बताते हैं कि बर्लिन का बेहद सस्ता होना भी उनके यहाँ बने रहने का एक बड़ा कारण है। उनका फ्लैट 2 कमरों का है, लेकिन काफ़ी खुला खुला। वे महीने का 350 यूरो किराया देते हैं। इतनी सस्ती जगह इतने बड़े शहर में मिलना बहुत मुश्किल है। अल्बर्ट बताते हैं कि शहर में क्वालिटी लाइफ बिताना मुश्किल नहीं है। वे ऑफिस के बाद टेनिस खेलते हैं, म्यूज़ियम जाते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल में जाते हैं, साइंस के बड़े फ़ैन हैं तो साइंस फेस्टिवल में जाते हैं। बताते हैं कि सरकार ने हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छे दिए हैं और उनको अपना जीवन बर्लिन में काफ़ी मस्त लगता है। उनके फ्रिज में बहुत सा बीफ बना पड़ा था। वे डिनर में ब्रेड के साथ बीफ खाते हैं। मैं ब्रेड बटर के साथ चाय पीती हूँ।
रात को दूसरा मेहमान नहीं आता है, उसे शायद अपने कुछ दोस्त मिल गए थे। मैं बड़े से सोफे पर फैल कर निश्चिंत सोती हूँ। मुझे यहाँ ब्रसल्स वाला भय नहीं है, मैं कुंडली ढूंढती तक नहीं। सुबह जब आँख खुली तो अल्बर्ट को ऑफिस के लिए तैयार पाया। वे मुझे जल्दी न करने को कहते हैं और चाबी का एक गुच्छा पकड़ा देते हैं। गुच्छे में एक चाबी बिल्डिंग के गेट की है और एक फ्लैट की। वे मुझे बताते हैं कि फ्रेश ब्रेड ले आए हैं और कॉफ़ी भी बना दी है। अगर मैं कुछ और भी बनाना चाहूँ तो उनकी रसोई का सामान इस्तेमाल कर सकती हूँ। अल्बर्ट के ऑफिस जाते ही अब मैं घर में अकेली थी। ब्लैक कॉफ़ी में दूध डालकर पीते हुए मैं उनके घर में यूं ही फिरती हूँ। उनका घर भी सलीके से जचा है, लेकिन उसमें हॉकिन के घर जैसी कला नहीं है। यह घर किसी लड़के का ही हो सकता था। घर में सामान का ढेर है, लेकिन कला के नाम पर सिर्फ साइंस के बड़े बड़े पोस्टर हैं। 20-25 जोड़ी जूते रसोई के सामने वाली अलमारी में रखे हैं। हॉल में टीवी नहीं है, शायद उनके कमरे में होगा। किताबों के नाम पर सिर्फ साइंस मैगजीन्स हैं और परफ्यूम की ढेर सारी शीशियां अलमारी की शेल्फ में रख रखी हैं। रसोई में मसाले सभी जान पड़ते हैं, इंडियन भी, चाइनीज भी और अफ्रीकन भी। रसोई की अलमारियों में पकने का सामान कम और मसाले ज़्यादा दिखे। हल्दी और धनिया पाउडर देखकर मैं बेहद खुश हुई। बड़े दुर्लभ मसाले हैं ये यहाँ के लिए। मुझे ख्याल आता है कि कोई भारतीय स्वाद पकाना चाहिए। आज शाम को सामान ले आऊँगी, प्याज, हरी मिर्च वगैरह। यूरोपियन घरों में प्याज और लहसुन आसानी से नहीं मिलते। हरी मिर्च और धनिया तो बाज़ार में भी मुश्किल मिलते हैं। उनका फ्रिज फ्रोज़न खाने से भरा है। मीट, मछली, सॉसेज, पालक, सब फ्रोजन और कटी सब्जियां भी। एक बड़े से डोंगे में शायद बीफ रखा है और भी तरह तरह के मीट। लगता है जर्मन लोग मांसाहार बहुत करते हैं। मैं उनकी लाई फ्रेश ब्रेड में बटर और जैम लगाकर कॉफ़ी के साथ खाती हूँ। अब शहर निकलना चाहिए। उनके कंप्यूटर की मदद से मैंने आज घूमने वाली जगहों का रास्ता देख लिया था। उनके घर से सिटी सेंटर लगभग 1.5 घंटे पैदल का रास्ता था। मैं एक ब्रेड पर चीज़ लगाकर पैक करती हूँ और साथ में पानी की बोतल ले निकल पड़ती हूँ, उन्हीं गलियों से जिनसे कल आई थी। आज शॉर्ट्स पहनकर बिना बैग पैक के निकली हूँ तो लोग घूरते मालूम नहीं पड़ते। अब मैं शायद जर्मन लगती हूँ। आप जिस जगह पर हो, अगर उस जगह के लोगों जैसा दिखने की कोशिश करें या फील करें कि आप उसी जगह के हैं तो थोड़ा थोड़ा उन्हीं के जैसे दिखने भी लग जाएंगे। करके देख सकते हैं कभी। मैं जब अकेले कश्मीर घूमने गई थी तो श्रीनगर की गलियों में हिजाब पहनकर घूमती थी। धीरे धीरे चलती और सहज हिंदी में बात करती, लोकल बसों में घूमती। मुझे कई बार लगता कि मैं वहीं की हूँ। यह इलाका तो दूर दूर तक टूरिस्टी नहीं है। यहाँ दुकानों के नाम, मेट्रो स्टेशन के नाम, साइन बोर्ड सब जर्मन में हैं। खूब सारे पेड़ हैं, छोटे छोटे पार्क थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं, लेकिन पेड़ों के झुरमुट जगह जगह दिख जाते हैं। एक बार के लिए रास्ते में लगता है जैसे मैं जंगल से गुजर रही हूँ। इमारतों के रंग पीले और लाल हैं। उनके झंडे जैसे किसी किसी घर के सामने देश का झंडा लगा है तो कुछ खिड़कियों से भी चिपका हुआ है। मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ वहाँ कोई और नहीं दिखता है। खूब चौड़ी चौड़ी सड़कों पर गाड़ियाँ बस भागी जा रही हैं। साइकिल की लेन अलग है, पर कोई साइकिल वाला नज़र नहीं आता। रास्ते में एक सुंदर चर्च आता है तो 1-2 फोटो खींच लेती हूँ। कोई खींचने वाला आसपास है नहीं तो कैमरा टाइमर पर लगाकर खुद की फ़ोटो खुद खींचने लगती हूँ। पार्क में कुछ बच्चे शायद फुटबॉल खेल रहे हैं। पार्क के चारों तरफ नेट लगा है तो ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ, बस आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी दूर और चलती हूँ तो लोगों का एक झुंड दिखाई देता है। एक दीवार के साथ खड़े सब फोटो खिंचा रहे हैं। यह शायद बर्लिन वॉल है, मशहूर बर्लिन की दीवार, जो यूँ तो ढहा दी गई है लेकिन कुछ कुछ जगहों पर यादगार के लिए बची हुई है। जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ उस पर शहीद हुए लोगों की फ़ोटो लगी हुई है। छोटे बच्चे, जवान लड़के लड़कियाँ और बूढ़े, इन फ़ोटो में हर तरह के चेहरे हैं। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता इस दीवार का इतिहास, लेकिन मालूम पड़ता है कि बहुत लोग शहीद हुए इसके चक्कर में। सोचती हूँ अल्बर्ट से पूछूंगी रात में। अभी तक धूप थी लेकिन अब बारिश के आसार दिखने लगे थे। मैं हमेशा की तरह छाता साथ नहीं लाई तो तेज़ तेज़ चलना शुरू करती हूँ। मुझे यहाँ से टीवी टावर दिखता है जिसकी सीध में चलने से मैं अलेक्जेंडर प्लांट पहुँच जाऊँगी। अलेक्जेंडर प्लांट सिटी सेंटर में एक चौक है
जहाँ से टूरिस्ट अट्रैक्शन का इलाका शुरू होता है। यहाँ से स्प्री नदी पास में है और उसी के पास सब म्यूजियम्स। मेरा मन जर्मन हिस्ट्री म्यूजियम देखने का था। अलेक्जेंडर प्लाट्स पर खूब भीड़ है और हर तरफ लोग फ़ोटो खिंचवाते दिख रहे हैं। फ्री वाईफाई भी है, यहाँ थोड़ी देर आराम किया जा सकता है। कुछ ठेले वाले खाने का सामान बेच रहे हैं। हॉट डॉग इनका नेशनल डिश लगता है। तभी अल्बर्ट के घर में भी इतने सारे पैकेट्स रखे हैं। अब मैं बढ़ती हूँ स्प्रे की तरफ। आज किसी म्यूज़ियम में जाने की इच्छा नहीं होती। बाहर ही इतना कुछ देखने को है कि कहीं अंदर घुसने का मन नहीं करता। यह शहर बड़ा तो है और भीड़ वाला भी, लेकिन यहाँ गुम होना आसान है। गुम होने से मेरा मतलब है कि भीड़ में आप किसी को नहीं दिखेंगे और शहर भी देख लेंगे। यह आपको बिल्कुल छोटा सा महसूस कराता है। मैं यूँ ही चलते चलते एक ओपन म्यूज़ियम पहुँच जाती हूँ। कोई टिकट नहीं है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो अब आ गई हूँ तो ये देख लिया जाए। यह था टोपोग्राफी ऑफ टेरर। यहाँ खुले बीहड़ से मैदान में लाइन से फोटो और पोस्टर लगे हैं। यह म्यूज़ियम देखने का कम और पढ़ने का ज़्यादा है। मैं 3 घंटे तक सब पढ़ती रही। पहली बार में मुझे अपने ही पढ़े पर यकीन नहीं आता, फिर दोबारा पढ़ती हूँ। यह जर्मनी ने अपने बारे में लिखा है। मैं जर्मनी में ही हूँ ना। और यह म्यूज़ियम इन्हीं की ज़मीन पर बना है? नहीं, ये अपनी ही बुराई कैसे कर सकते हैं? सिर्फ बुराई ही नहीं, खुद को गालियाँ दे रहे हैं। जर्मनों ने कितने यहूदियों को मारा, कितने डेथ कैंप लगाए। उन्होंने बच्चे बूढ़े यहाँ तक कि पूरे गांव के गांव ख़त्म कर दिए। यहूदियों को देश से बाहर निकाल दिया और दूसरे देशों में घुसकर उन्हें मारा। यह सब बातें तो यहाँ दर्ज हैं ही। अपने ही देश के नाजी सैनिकों की फ़ोटो लगाई हैं और उन्हें कसाईयों की उपाधि दी है। कैसे कैसे किस किस ने यहूदियों की हत्याओं को अंजाम दिया, यहाँ सबका कच्चा चिट्ठा है। सिर्फ हिटलर को ही हत्यारा नहीं बताया गया है, उनके सैनिक और पूरा देश कैसे उन हत्याओं में शामिल हो गया है, यह सब लिखा है यहाँ। और कहीं लुका छुपा के नहीं, पूरे उजाले में सबके सामने। बाकी सब म्यूजियम्स की एंट्री फीस है, इसकी तो वह भी नहीं है। सब आओ, सब जानो, सब सीखो। बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए, सीधे सीधे लिखा था कि हमने यह सब किया। हम हत्यारे थे, हिटलर हमारा नेता था और हम सब उसकी सुनते थे। इतना सीधा लिखा है कि पढ़ने वाला बेचैन हो जाए। अपनी बुरी करतूतों को सिर्फ मानना ही नहीं, पूरी दुनिया को बताना, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना कि कहीं कोई भूल ना जाए, कहीं भूल कर भी फिर ऐसी भूल ना हो जाए। अगर ऐसे कोई माफ़ी मांगे तो कोई कैसे ना माफ़ करे। इसके बाद कुछ और देखना मुमकिन नहीं था। अब घर चला जाए। अल्बर्ट घर आ चुके थे। मैंने चाय अदरक वाली बनाई और अगले दिन बनाने के लिए छोले भिगो दिए। डिनर में सभी अभी समय है। बाकी यूरोप में लोग इंग्लैंड की तरह दिन छिपने से पहले नहीं खाते। 7 से 8 के बीच डिनर होता है, कभी कभार और भी देर से। खूब ब्रेड और चीज़ खाते हैं ये लोग और साथ में खूब सारा मीट। सब्जियों में आलू के सिवा ज़्यादा कुछ नहीं पता इन्हें, और दालें तो हैं ही नहीं। लेकिन सलाद खूब खाते हैं। कभी कभी ब्रेड की जगह सिर्फ मीट और सलाद। खीरे टमाटर वाला सलाद नहीं, रंग बिरंगे पत्तों वाला सलाद। वाइन और बियर भी खूब पीते हैं। मैं सोचती हूँ ये हमसे सेहत में आगे कैसे हैं। यहाँ उम्र दराज महिलाएं भी एकदम फिट दिखती हैं और बूढ़े लोग भी बूढ़े नहीं लगते। शायद प्रदूषण ना होने का असर होगा। इतना चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, फिर कुछ गेम्स भी खेलते हैं। अकेले रहने की वजह से तो कहीं इनकी उम्र नहीं थम जाती। कितनी फालतू की चिंताओं से बच जाते होंगे। एक जगह जड़ हो जाने से भी शायद बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। नई जगह देखने, नए लोगों से मिलने, नई भाषा, नया खाना, नई गलियां देख जी कर भी बचपना बना रहता है। आज मुझे बहुत सारे सवाल करने थे अल्बर्ट से। अल्बर्ट के शब्दों में जर्मन का इतिहास यह था कि उस समय ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही एम्पायर था जिसका नाम था ऑस्ट्रिच उंगरी। उसके राजा का कत्ल हुआ था और हथियार दिए थे रूस ने। ऑस्ट्रिच उंगरी और जर्मनी ने मिलकर रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी। मैदान में रूस के साथ इंग्लैंड और फ्रांस कूद गए। रूस के साथ तो शांति समझौते की बात हो गई 1917 में,
लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड के सामने जर्मनी को 1918 में सरेंडर करना पड़ा। जर्मनी की मिट्टी पलीद हो गई। सरेंडर करने से जर्मन बहुत गुस्से में और दुखी थे। जर्मनी के साथ पोलैंड और चेक रिपब्लिक में बुरा बर्ताव होने लगा। फिर आया हिटलर, सबको बचाने, बदला लेने। 1935 से 1939 में हिटलर ने सेना खड़ी की और 1939 में चेक और ऑस्ट्रिया गया और उन्हें जर्मनी नाम दे दिया। वहाँ के लोगों ने भी हिटलर का खूब स्वागत किया और खुद को जर्मन कहने लगे। जाने क्या पागलपन था। हिटलर और उत्तर पड़ोसी देशों पर कब्जा करता चला गया। पोलैंड पर हिटलर ने कब्जा कर लिया था। अब इंग्लैंड और फ्रांस ने फिर जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लेकिन हिटलर को कहाँ रोकना था। 1941 और 42 में जर्मनी और उसके साथ के देश अपनी ताकत के चरम पर थे और रूस तक में घुसने लगा था हिटलर। फिर आया अमेरिका मदद करने रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और अलाइड देशों की। इंग्लैंड की एयरफोर्स का कोई मुकाबला न था। 1943 में जर्मनी की हर एक इमारत पर बमबारी की गई। अब जर्मनी पूरी तरह से पस्त। विश्व युद्ध के बारे में अल्बर्ट की संक्षेप में बताई बातें सही या गलत जो भी थी, लेकिन इससे मुझे हिस्ट्री म्यूजियम देखने की एक वजह और दिशा मिल गई। अब यह कच्चा पक्का आइडिया लिए हुए कल ड्यूस्चेस हिस्टोरिकल म्यूजियम देखकर सब नए सिरे से जानूंगी और फिर गुड नाइट हो गया। आज का पूरा दिन बीता हिस्ट्री म्यूजियम में। अब इतिहास तो हम सबने पढ़ा ही है, नहीं तो गूगल सब कुछ बताने के लिए तैयार बैठा ही है। यहाँ मैंने जो देखा वह यह कि हिटलर को गालियाँ ही गालियाँ पड़ी हैं और ठीक भी पड़ी हैं। इरादे चाहे कुछ भी रहे हों, तरीके बेहद घिनौने थे। गुनाह इतने बड़े थे कि शक की कोई गुंजाइश नहीं थी और ना ही इस शहर ने रखी थी कोई गुंजाइश। जगह जगह मारे गए यहूदी लोगों को याद में मेमोरियल हैं। मारने वालों के नाम और उनके गुनाहों का लेखा जोखा सब बताते हुए माफ़ी मांगता है यह शहर। आपको देनी है तो दो। यह अपने और अपनों के गुनाह छुपाता नहीं दिखता। आज इस शहर को देखकर यह कहना मुश्किल है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होते होते यह शहर भी ख़त्म हो गया था। आज कितना भव्य दिखता है यह शहर। मिनिमम वेज पश्चिमी यूरोप से कम है, लेकिन लिविंग कास्ट और भी कम है और सुविधाएं भी ज़्यादा हैं, तो क्वालिटी लाइफ जीना मुश्किल नहीं है। तभी तो हर कोई आसपास से आकर यहाँ बस जाना चाहता है और लिबरल भी इतना कि सुनकर ही मज़ा आ जाए। अल्बर्ट ने बताया कि 4 साल पहले सरकार ने मर्दों को मैटरनिटी लीव देना चालू कर दिया था और यही पहला देश है जिसमें आदमियों के टॉयलेट में बेबी चेंजिंग की सुविधा बनाई गई है। नेशनलिस्ट और लिबरल का ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं सुना देखा कभी था। दूसरे दिन चलते चलते मैं ब्रांडेनबर्ग गेट पहुंच गई। यह वही गेट है जो आपको हर गाइड बुक में बर्लिन के पेज पर मिलेगा। बर्लिन जाओ तो जैसे इस गेट के सामने फ़ोटो खिंचाना ज़रूरी है। सुबह सुबह बड़ी संख्या में टूरिस्ट हैं यहाँ। कुछ भारतीय चेहरे भी दिखते हैं। 2 लड़के साइकिल लिए खड़े हैं और मुझसे फ़ोटो खींचने की रिक्वेस्ट करते हैं। ये लोग एम्स्टर्डम से साइकिल पर आए हैं, आज ही आए हैं और आज ही वापस भी रवाना होंगे। ओह, कितना कुछ करना है इस ज़िंदगी में। साइकिल का तो नहीं पता, मोटरसाइकिल से ज़रूर एक लंबा सा ट्रिप करना है। एक फ़ोटो उनके साथ में भी खिंचा लेती हूँ जाने की। फिर सड़कें छानते पहुँच जाती हूँ बर्लिन की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी। हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बनी थी 1810 ईस्वी में और आज तक 21 नोबेल पुरस्कार पाने वालों को पढ़ा चुकी है। अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहीं पढ़े और कार्ल मार्क्स भी। फिजिक्स प्रेमी अल्बर्ट तो शायद हिटलर से इसलिए नफरत है कि उनके हमनाम अल्बर्ट आइंस्टाइन को देश से निकलना पड़ा था उस बददिमाग की वजह से। यूनिवर्सिटी में बुक फेयर लगा है, लेकिन सब किताबें जर्मन में हैं। सोचती हूँ साइंस की कोई किताब अल्बर्ट के लिए ले लूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कुछ। पास में स्प्री बहती है, उसके पास में है म्यूज़ियम आइलैंड और बर्लिन कैथेड्रल की बेहद आकर्षक बिल्डिंग। उसी के सामने है एक बड़ा सा पार्क। पार्क में खूब चहल पहल है। जगह जगह पर लोग म्यूज़िक बजा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। एक बेंच पर एक जोड़ा दुनिया से बेखबर किस कर रहा है। बच्चे फाउंटेन के नीचे उछल कूद कर रहे हैं। जाने क्यों मेरे मन में म्यूज़ियम जाने की बात आती है।
सच कहूँ तो नाम भी याद नहीं, लेकिन इतने सारे म्यूज़ियम देख एक तरह का दबाव सा बन गया कि एक तो देख ही लूँ। लाइन में लगकर 10-15 यूरो की टिकट भी ली, फिर अंदर पहुंची तो लगा गलत आ गई। बाहर पार्क में बैठकर म्यूज़िक सुनना चाहिए था, लेकिन अब तो टिकट भी खरीद चुकी थी। म्यूज़ियम एक शहर में एक ही देखना चाहिए, कम से कम एक ट्रिप में तो बस एक ही, या एक ही विषय से जुड़ा। अब यह जाने कौन इजिप्शियन टाइप का म्यूज़ियम था। मैं बस चीज़ें देख रही थी बिना कुछ पढ़े। थोड़ी देर बाद लगा पैसे तो बर्बाद किए ही, समय तो बचा लूं, और बाहर निकल आई। कुछ देर म्यूज़िक सुना और फिर घर। रात को इंटरनेट पर प्राग में होस्ट ढूंढे और कई लोगों को लिखा। अभी तक कोई ठिकाने का इंतज़ाम नहीं हुआ था। लगा कि हॉस्टल में ही ठहरना पड़ेगा, तो कुछ सस्ते हॉस्टलों के भी नाम लिख लिए। कहने को तो 1 महीना भी कम था पूरा बर्लिन देखने के लिए, लेकिन मैं और देखती तो उकता जाती। जितना हजम हो सके शहर को उतना ही देखना चाहिए। आज रात प्राग से एक होस्ट का बड़ा अजीब सा जवाब आया। उसने लिखा था कि उसके घर में 30 और लोग रुके हैं। मेरा स्वागत है, लेकिन ज़्यादा पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाएगा। 30 लोग, मजाक करता होगा। संयोग गाड़ी का भी जुगाड़ हो गया। बर्लिन से प्राग ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत से चेक लोग बर्लिन में पढ़ते हैं। उनका आना जाना लगा रहता है। मुझे सिटी सेंटर से गाड़ी पकड़नी है, आगे है प्राग। तो मित्रों, बर्लिन की यात्रा यही समाप्त होती है। आगे हम अब प्राग की यात्रा पर चलेंगे। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए आगे की यात्रा के लिए। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और हमसे जुड़े रहें।